आज मैं आपके सामने जो केस लेके आ रहा हूँ चाहिए और 2 महीने इनको दवाई खाते हुए हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 18/7/2025 इनको जो है ब्रेन में हाइड्रोसेफलस भी हुआ था, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ और मेनिंजाइटिस के बाद ऑपरेट हुआ है, अंदर जो है स्टेंट डलता है और उसके बाद जो है हियरिंग लॉस डेवलप हो गया। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन थी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं किस वजह से अंदर जो है कॉकलिया के सेल जो है वो डैमेज हुए हैं। कॉकलिया के अंदर की जो और नर्व्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो जो डैमेज हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो इसमें सारा ये आपके सामने है। उस समय जो है पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं थी। बाद में जाके जब वो किया गया टेस्टिंग तो इसमें बिल्कुल भी सुनाई देना ऑलमोस्ट जीरो ही था। ठीक है, बायलेटरल एब्सेंट सजेस्टिव ऑफ आउटर हेयर सेल डिसफंक्शन। तो बाहर के जो कॉकलिया के सेल्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज थे दोनों साइड के। जब हमारे पास इस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो उस समय बिल्कुल भी इसको सुनता नहीं था। तो आज मैं आपको काफी सारी और ऐसी चीजें बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो अंदर के जब सेल्स का डैमेज हुआ है, अभी 2 महीने के बाद जो पेरेंट्स ने बताया है, इसमें क्या है कि आपका जो बहुत ज्यादा तेज वाली आवाजें हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, देखिए ये है ब्रीदिंग साउंड, लीव्स की रसलिंग, पत्तों की जो, और छोटी सी हम विस्पर जो जिसे कहते हैं कान में फुसफुसाहट करना। ये 30 dB है, 20 dB तक नॉर्मल है, 30 में थोड़ा सा लाइट ग्रीन हुआ है, हल्का सा ये कान खराब होना शुरू हुआ है। रेफ्रिजरेटर की आवाज 40 dB के आसपास होती है, ये सुननी बंद होती है। मॉडरेट रेनफॉल छोटी मोटी हो रही है, वो सुननी बंद होती है। जानवर जो जनरल हम आपस में बातचीत करते हैं वो हमारी रफली 60 dB के आसपास होती है, तो हमें ये चीज सुननी बंद हो जाती है अगर 60% हेयरिंग लॉस आता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को 50-60 के बीच में ही पहली बार महसूस होता है कि उन्हें कान में कोई दिक्कत है। सिटी का जो ट्रैफिक है 70% dB है। ट्रक का जो ट्रक चल रहे हैं, हैवी हॉर्न्स हैं, 80 dB के आसपास होते हैं। हेयर ड्रायर को 90 dB बोला जाता है। लॉन में जो मोटर चलती है वो रफली 100 है। और जो पुलिस सायरन है ये 120 dB। कितनी दूरी पे आप खड़े हैं, जेट का जो टेक ऑफ है वो 130 dB। फायर अलार्म और पिस्टल, इस तरह की चीजें, ये 140 dB। तो हमें जब चेक करना है ऐसे बच्चे को जिसको अब सुनता ही नहीं था, या ऐसे पेशेंट को जिनको सुनता नहीं है, 120% हेयरिंग लॉस है, तो उनको सबसे पहले इस लेवल पे कुछ चीजें सुननी शुरू होंगी। आप उसको जनरल कन्वर्सेशन जो हम रूटीन में बात करते हैं उसके साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करो। हमें पहले यहां पर इंप्रूवमेंट लाना है कि 120, 115, 110, 105 यहां पे कहीं इंप्रूवमेंट आ जाए। 2-3 महीने के अंदर भी अगर इतना इंप्रूवमेंट आ जाता है तो दिस इज अ वेरी गुड, ग्रेट रिस्पॉन्स। सेम इसी तरह का जो है चार्ट यहां पर आप देख सकते हैं। ब्रेथ, विस्पर, रसल ऑफ लीव्स, रेन, रेफ्रिजरेटर, कन्वर्सेशन 60, कार जो है वो 70 के आसपास, सायरन, जेट इंजन, फायरवर्क्स जो हम पटाखे बजाते हैं दिवाली के ऊपर, वो 140 dB के आसपास भी होते हैं। तो हमें ये चीजें पहले सुननी शुरू हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट में 5% इंप्रूवमेंट आ चुका है, या 5% अभी वो ठीक है। फायरवर्क्स 140। ठीक है, सबवे ट्रेन, मेट्रो स्टेशन पे 100 dB के आसपास होती हैं। लाउड रेडियो 80 dB। ये अलग अलग तरह की हैं और ये मैं आपको जो है हम वीडियो में भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो अलग अलग ये चार्ट्स हैं जो आपको यही चीजें बताते हैं कि हमारा जो है हेयरिंग लॉस कितने डीबी पे कौन सी चीज हमें सुननी बंद होती है, और ऐसे ही कितने डीबी पे कौन सी चीज हमें सुननी शुरू होएगी। इन्हीं चीजों को हमने समझना है। हम कई पेशेंट ऐसे करते हैं कि एक्सट्रीमली लाउड सी, बहुत ज्यादा जब जोर से बोला जा रहा है तब जाके उसको ये चीज सुनती है, 110 dB। अब यहां पेशेंट का लॉस तो है 110, 115, 120, 105, 100, और वो कंपेयर करता है जी मुझे आवाजें सुननी तो शुरू हुई नहीं। तो भैया 100 dB या इससे ऊपर है तो पहले 5-5, 10-10 डिग्री आप कम आओगे ना। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एक एक स्टेबल नीचे होना शुरू है। हमारी मेडिसिन इसमें इसका मतलब 100% काम करती हैं। ठीक है, तो अगर आपने चार्ट देखा है
तो ये आपका चार्ट है। ब्रीदिंग 10 dB, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का जो क्रश करना है, विस्पर है 30 dB के आसपास, रेफ्रिजरेटर 40, मॉडरेट रेनफॉल 50, रूटीन कन्वर्सेशन जो हम बातचीत करते हैं 60, सिटी ट्रैफिक 70, ट्रक वेरी लाउड अगर चल रहा है बहुत आवाज करते हुए तो 80, एयर ड्रायर हेलीकॉप्टर 90, 100, बहुत ज्यादा तेज अगर ये बजता है तो इसको 110 बोला जाता है, पुलिस सायरन्स 120, 130 पे जेट इंजन एंड फायरवर्क्स 140। तो हमें इस लेवल पे देखना है कि क्या हमें इस लेवल पे इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, हमें कंपेयर ही इस लेवल से करना है। इससे नीचे के लेवल पे आप कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आपका जितना लॉस है, अगर मान लीजिए आपका लॉस 80% है, तो आप 80 और 70 वाले में समझने की कोशिश करोगे क्या मेरा 5-10% डिक्रीज हुआ है। और जब आपको 30% फर्क आता है, आपको महसूस होता है 20-30% इंप्रूवमेंट है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑडियोग्राम में भी फर्क आया, 5-10% उन्हें उसमें भी इंप्रूवमेंट कम से कम देखने को मिलता है। हैव सम पेशेंस, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। दूसरा जो है, भगवान ने एक इंसान बनाया, एक डॉक्टर पूरे शरीर का हो सकता था, लेकिन इसको अलग अलग हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बना दिए। शरीर में इतनी सारी हड्डियां हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर है सारी हड्डियों के लिए, एक हार्ट के लिए, एक दिल के लिए एक डॉक्टर है। तो आंखों के लिए एक है, नाक के लिए या कान के लिए या गले के लिए हमारे 3 डॉक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये आपस में बीमारियां ट्रैवल करती है। ईएनटी एक डॉक्टर होता है, वो सब कनेक्टेड है। हमें इसी चीज को समझना है कि अगर गले का इन्फेक्शन है या नाक का है या कान का, ये आपस में ट्रैवल और इंटरमिक्स हो सकता है। दूसरा मैं डाइट के लिए बताऊंगा, मोस्टली जो हमने डाइट फॉलो करनी है, उसमें पहली डाइट क्या है कि ठंडी चीजें नहीं खानी है जो फ्रिज से डायरेक्ट निकलती हैं, जिससे हमारे गले में और रेशा इकट्ठा हो सकता है, या जुकाम बनता है, या गला पकड़ता है, या कई जने बताते हैं अंदर हमें और दिक्कत महसूस होती है, तो फ्रिज वाली चीजें। दूसरी जो चीजें हैं वो है आपका खट्टी चीजें, सार थिंग्स। तो इसमें क्या आता है खट्टी चीजों में? खट्टी चीजों में आपका मेन है नींबू अचार, चटनी, सॉस, संतरा, मौसमी। ठीक है, तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। चाहे आपका केस एसएनएचएल का है या हियरिंग लॉस का, यहां पर आप फिर देख सकते हैं 20, टिकिंग ऑफ वॉच 20 dB, रसलिंग एंड विस्पर 30 to 50 में एवरेज रूम नॉइस। तो जब लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, 2-3-4 लोग इकट्ठे बोलते हैं या पीछे से कोई आवाज देता है तो मुझे नहीं समझ आता है, तो इसका मतलब उसको इतना लॉस हो चुका है। फिर 60%, 70% इस तरह से जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका डीबी, उस तरह की चीजें आपको सुननी बंद हो जाती हैं। तो हमें इन्हीं चीजों में अपनी अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है कि हम इन चीजों में पहले से कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम और ज्यादा इसको हम डीपली स्टडी करते हैं, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, ये है हमारा कॉकलिया। तो कॉकलिया में जो है, कॉकलिया के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर सर्कुलर जो बने हुए हैं, ये अंदर के कॉकलिया के पार्ट हैं, और ये जो है ये डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू शो सम मोर। ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ्स हैं और ये आपके डक्ट्स हैं। तो ये जो डक्ट्स, ये बाईपास जो ये रास्ते बने हुए हैं, जब इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें एंडोलिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, तो हमें वीनियर्स डिजीज, चक्कर या अनबैलेंस फील होता है। ये पार्ट, इतने पार्ट में जो ये पर्पल कलर है, और ये वाला जो है, दिस इज कंसर्न विद योर हेयरिंग, हेयरिंग लॉस, जो कहते हैं कि कॉकलिया के अंदर के हमारे सेल्स जो हैं वो खराब होने शुरू हो गए हैं, और अंदर और बाहर के दोनों तरफ के सेल्स खराब होते हैं। ये जो हैं ये नर्व्स हैं, ऑडिटरी नर्व्स, और अलग तरह की। इसमें देखिए और बहुत अच्छा क्लियर आया, तो कॉकलिया, दिस इज द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके ये प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, या कॉकलिया के अंदर सेल्स डेवलप नहीं हुए हैं। वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूल में प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है बल्ब डेवलप नहीं होता है। सेल्स जो हैं इसके अंदर, हेयर, टाइनी हेयर सेल्स, वो डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जो है इसमें स्टेमेटिल दवाई है, या वर्टिन है, या स्ट्रोजरॉन। यही 2-3 तरह की इस तरह की दवाइयां हैं जो वर्टिगो में, चक्कर में, इम्बैलेंस में, मीनियर्स डिजीज में काम कर सकती है, लेकिन इसको अपने
आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। हमारा सिर्फ जितना क्वेश्चंस ने बताया है उसके हिसाब से हम आपको सिर्फ एलोपैथिक में थोड़ा बहुत हम गाइड कर सकते हैं एक्यूट इमरजेंसीज के लिए, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स की बिना सलाह के आपको ये दवाइयां नहीं लेनी है। ठीक है, तो हमारी मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कॉकलिया में होता क्या है। ये देखिए, तो इन दिस केस व्हाट वी फाइंड, कॉकलिया प्रेजेंट, पेटेंट, डायलेटेड, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये कैनाल बना ही नहीं है। प्लस अंदर जो है इसमें कॉकलियर एडी एक्वेडक्ट एंड वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट, ये भी दोनों बने नहीं, यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो पा रहे हैं, बने नहीं है इन द राइट ईयर। उसके बाद जुगलर बल्ब जो है, ये कॉकलिया के अंदर की कितनी सारी चीजें हैं, हम एक चीज पे नहीं सोच के चल सकते हैं। तो हमारी मेडिसिन अंदर से इसको रीजनरेट, डैमेज चीजों को रिपेयर और जहां जहां पॉसिबल है उसको रीजनरेट करती है। तो जुगलर बल्ब जो है इसमें डाइसेंस जो वन पार्ट है उसमें ये माइल्डली हाइपोप्लास्टिक है, सुकड़ गया है और इस साइड का दिख नहीं रहा है। बोनी केनाल डाइसेंस, ये भी फेशियल नर्व की जो है ये दोनों साइड की नहीं प्रॉपरली दिख रही है। एंड यहां पर आप देखेंगे मिडल ईयर ऑसिकल्स डिसकॉन्टिन्यूटी, यहां भी प्रॉब्लम है। टेम्पोरल स्क्वेमाइज थिकनेस ये बताई गई है, और नीचे ये सारा इसमें डिटेल में है जो जो चीजें खराब हैं। तो दीज आर जस्ट सम पार्ट्स। ठीक है, दीज आर जस्ट सम पार्ट्स जहां से हमें पता चलता है कि हाँ ये बीमारियां, कॉकलिया जो है वो खराब है, अंदर के कॉकलिया के हेयर एयर सेल्स हैं जो खराब हो रहे हैं। और जब तक इसकी रीजनरेशन नहीं होगी, हमारी मेडिसिन जो है टोटली होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक होती हैं। और सेफ साइड पे, चाहे आपका केस एसएनएचएल का है या सीएसओएम का है, कान का पर्दा फटा हुआ है या बना हुआ है, बहते हैं कान या नहीं बहते हैं, तो आप सेफ साइड पे रुई को अच्छी तरह जो है आप भिगोने के बाद, सरसों के तेल में भिगोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और उसको फिर कान में आप डाल सकते हैं नहाते हुए स्पेशली, ताकि एक बैरियर बन जाए। अंदर किसी तरह का साबुन, अंदर किसी तरह का शैम्पू, अंदर किसी तरह का तेल, अंदर किसी तरह का ऑयल, अंदर किसी तरह का पानी या डस्ट, कोई भी चीज अंदर ना आ जाए। शोर में अगर आप जाते हैं तो आप तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईयर प्लग्स, ये ईयर प्लग्स हैं सिलिकॉन के बने हुए, ये हम इजीली जो है इनमें लगा सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये वॉशेबल होता है। ठीक है, और हल्का सा कम ज्यादा भी अंदर अगर ये पुश हो जाता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमारी जो अंदर ऑलरेडी डैमेज हुआ है वो और ज्यादा डैमेज ना हो। तो जब भी आप शोर में जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, एटलीस्ट आप जिसमें ज्यादा डैमेज है उसमें लगाएं। आधे घंटे एक घंटे बाद उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है उसको ज्यादा पुश करके थोड़ा टाइट रख सकते हैं, ढीला भी रख सकते हैं। इजीली कंफर्टेबली आपको यहाँ लगना चाहिए, पूरा इसको ब्लॉक करने की कोशिश ना करें। ठीक है, कम से कम कुछ सेफ्टी रहेगी आपकी। और ये देखिए इजीली है और ये इजीली वॉशेबल है। ठीक है, काफी सारे हमारे पेशेंट्स के कहने पर अभी हमने, आज 3 मार्च है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आज 3 तारीख के बाद शिपिंग्स होंगी उसमें ये हम साथ में दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ आप पूछना चाहें तो अपने क्वेश्चन जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजा करें, ताकि उस टाइप के वीडियोस बने और आपको एजुकेशन मिले, आपको सपोर्ट मिले, आपको समझ आए कि आपकी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो इस बच्चे का वीडियो आप देखें कि कैसे ये इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से कैसे ये रीजनरेशन हो रही है, जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट जो 8 से 15 लाख का एक कान का होता है वो अवॉइड भी किया जा सकता है, और एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रिजल्ट्स आपको क्या मिल सकते हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।